धर्मेंद्र शर्मा अल्फा सक्सेस ऑनलाइन क्लासेज के ऊपर समस्त विद्यार्थियों का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। हम संस्कृत व्याकरण की श्रृंखला में संधि के ऊपर चर्चा कर रहे थे। उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हमने जो संधि में पढ़ा था, यण संधि और अयादि संधि को अपन ने अंतिम कालांश में अध्ययन किया। हम अब चर्चा करेंगे गुण संधि के बारे में। मैं उम्मीद करता हूं आज सभी अध्ययनरत होंगे। अध्ययन में किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं आ रही होगी। किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें और हम उस समस्या का शीघ्र ही समाधान करने का प्रयास करेंगे। मन लगा करके पढ़ते रहें। किसी प्रकार की कोई समस्या आए तो हमसे शेयर कीजिए। जो भी आपने पढ़ा है उसके ऊपर आप चिंतन मनन कीजिए, जिससे कि आप रिट की परीक्षा में, हमारा लक्ष्य है कि संस्कृत के 30 प्रश्नों में से आप अधिकाधिक प्रश्नों को सही कर सकें और 30 में से 30 अंक ला करके एक अच्छी रैंक के साथ रिट की परीक्षा को आप उत्तीर्ण करें। आगे हम बढ़ते हैं और गुण संधि की आज चर्चा करते हैं। गुण संधि देखिए, गुण संधि के अंतर्गत पहली जो चीज आती है वो आती है गुण संज्ञा की। किसकी आती है? गुण संज्ञा की। गुण संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा है? अदेंग अदेंग गुण। ये गुण संज्ञा विधायक सूत्र है। पूछा जा सकता है कि गुण संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा है? अदेंग गुण। अत एंग च गुण संज्ञा स्यात्, यानी ये कहता है ए, ए, ओ, इन 3 वर्णों की गुण संज्ञा होती है। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि गुण संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा है। दूसरा प्रश्न आ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण गुण संज्ञक नहीं है? ए, आ, ए, ओ, तो कौन सा नहीं है? आ नहीं है। इनसे बनने वाले समस्त प्रश्नों की अपन प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम के अंतर्गत चर्चा करेंगे कि कितने भी प्रश्न पीछे आए हुए हैं, आगे कौन कौन से प्रश्न आने की संभावना है। हर चैप्टर से जुड़े हुए लगभग 100 प्रश्न हम हर चैप्टर से जुड़े हुए देखेंगे और उम्मीद करते हैं कि उन्हीं प्रश्नों में से आपके अधिकाधिक प्रश्न आए। तो पहला प्रश्न तो गुण संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा है? अदेंग गुण। दूसरा, गुण संज्ञा किन किन वर्णों की होती है? ए, ए, ओ, इन 3 वर्णों की गुण संज्ञा होती है। उसके बाद में अगला जो प्रश्न यहां से बनता है वो बनता है गुण संधि विधायक सूत्र कौन सा है? गुण संधि विधायक सूत्र कौन सा है? तो मित्रों बता दूं आपको मैं, गुण संधि विधायक सूत्र कौन सा है? आद गुण। आद गुण। इन दोनों में अंतर समझ लेना कि गुण संज्ञा विधायक सूत्र तो कौन सा है? अदेंग गुण है। और गुण संधि विधायक सूत्र कौन सा है? आद गुण। ज्यादा जो संभावनाएं पूछने की रहती हैं वो रहती हैं गुण संज्ञा विधायक सूत्र की। उसके बाद में हम चर्चा करते हैं कि जहां पूर्व पद का अंतिम वर्ण ए या आ में से कोई भी एक वर्ण हो, कि जहां पूर्व पद का अंतिम वर्ण ए या आ में से कोई एक वर्ण हो और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण ई, उ, री और री, कि पूर्व पद का अंतिम वर्ण ए या आ में से कोई एक वर्ण हो, द्वितीय पद का प्रथम वर्ण ई, उ, री, री, इन 4 वर्णों में से कोई एक वर्ण हो तो ए प्लस ई मिलके ए का निर्माण करते हैं। ए प्लस उ मिलके ओ का निर्माण करते हैं। ए प्लस री मिलकर
अर का निर्माण करते हैं, ए प्लस री मिलकर अल का निर्माण करते हैं, आ प्लस ई मिलकर भी ए का निर्माण करते हैं, आ प्लस उ मिलकर भी ओ का निर्माण करते हैं, आ प्लस री मिलकर हर का, आ प्लस री मिलकर भी अल का। कहने का मतलब यही है कि चाहे ए हो और चाहे आ हो, इससे यहां किसी प्रकार का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरा है कि द्वितीय पद में चाहे तो ह्रस्व ई हो और चाहे दीर्घ ई हो, चाहे ह्रस्व उ हो चाहे दीर्घ उ हो, चाहे ह्रस्व री हो चाहे दीर्घ री हो, इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो एक बार पुनः परिभाषा की तरफ ध्यान देंगे कि पूर्व पद का अंतिम वर्ण ए या आ में से कोई एक वर्ण हो, द्वितीय पद का प्रथम वर्ण ई उ रील री, इन चार वर्णों में से कोई एक वर्ण हो तो ए और ई मिलके ए का निर्माण करते हैं, ए और उ मिलके ओ का निर्माण करते हैं, ए और री मिलके अर का निर्माण करते हैं, ए और री मिलके अल का निर्माण करते हैं। और इसी प्रकार से यहां एक बात आपको बहुत याद रखनी है, तीन चीजें होती हैं संस्कृत व्याकरण की। एक तो होता है आदेश, एक होता है आगम और एक होता है एकादेश। आदेश क्या होता है समझेंगे। हमने यहां संधि पढ़ी विगत कक्षा में कि ई के स्थान पर यह आदेश कर देते हैं, ई के स्थान पर क्या आदेश कर देते हैं, यह आदेश कर देते हैं, तो ई क्या हो जाता था, गायब हो जाता था। आगे वाला स्वर वर्ण मिलके इसको क्या करता था, पूरा करता था। यानी एक ही वर्ण पे, एक ही वर्ण के स्थान पर जब एक ही वर्ण आदेश हो तो उसको अपन क्या बोलते हैं, आदेश बोलते हैं। और जब दो वर्णों के बीच में, जब दो वर्णों के बीच में कोई तीसरा वर्ण आकर के बैठ जाए और किसी भी वर्ण का स्थान नहीं छीने, उसको अपन बोलते हैं आगम। जैसे आप सभी ने उदाहरण पढ़ा होगा, अनु धनम छेद, तो कागम संधि होती है, दोनों के बीच में तय कागम होता है, तय स्तुत्व होकर के चय में बदल जाता है और क्या बनता है, अनुच्छेद बनता है। अब आप यहां देख रहे हैं कि जो चय आया इसने किसी का स्थान छीना क्या, नहीं छीना, और इसने किसी का स्थान नहीं छीना, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, तुकागम। क्या बोलते हैं, तुकागम बोलते हैं। इसके बाद में इसको बोलेंगे आगम। क्या है ये, आगम। और एकादेश क्या होता है कि यहां हमने एक वर्ण के स्थान पे एक ही वर्ण आदेश किया, जबकि गुण संधि में ए और ई इन दोनों के स्थान पे अपन एक ही वर्ण आदेश कर रहे हैं, तो ये क्या है, एकादेश। क्या है ये, एकादेश। यानी दो वर्णों के स्थान पे एक ही वर्ण आदेश होना कहलाएगा एकादेश। दो वर्णों के बीच में कोई तीसरा वर्ण आके बैठ जाए उसको बोलेंगे हम आगम, और एक वर्ण के स्थान पर जब एक ही वर्ण आदेश हो उसको बोलेंगे आदेश। एक तो ये चीज। अब हम इसके उदाहरणों की क्या करते हैं, चर्चा करते हैं कि गुण संधि के कौन कौन से उदाहरण होते हैं। मैंने आपसे कहा उपदनम इंद्र, आप देख रहे हो यहां क्या आ रहा है, ए, और यहां क्या आ रहा है, ई। दोनों कंडीशन पूरी हो रही हैं कि पूर्व पद का अंतिम वर्ण ए या आ में से कोई एक वर्ण हो, द्वितीय पद का प्रथम वर्ण ई उ रील री, इन चार वर्णों में से कोई एक वर्ण हो, तो ए और ई मिलके किसका निर्माण करते हैं भाई, ए का। तो यहां किसका निर्माण करोगे, ए का। पै कैसा हो जाएगा, आधा, ए और ई से ए आगे नद्र, मिला दो क्या बन जाएगा, उपेंद्र। नग धनम इंद्र, ए और ई मिलके किसका निर्माण करोगे, ए का। तो गए कैसा, आधा, ए और ई से क्या बना भाई, ए,
आगे नद्र, गए आधा है, ए मिला दो, क्या बन जाएगा? नगेंद्र। मैंने आपसे कहा धर्म धनम इंद्र, ए आ रहा है फिर ई आ रहा है, दोनों कंडीशन पूरी हो रही हैं। मैं कैसा करना है? आधा, ए और ई से ए और आगे नद्र, मिला दीजिए, क्या बन जाएगा? धर्मेंद्र। मैंने आपसे कहा वार्षिक धनम उत्सव, यहां ए आ रहा है और यहां ऊ आ रहा है, ए और ऊ से मिलके क्या बनाओगे? ओ, कै आधा, ए और ऊ से ओ और आगे तस्व, मिला दीजिए, वार्षिकोत्सव। मैंने आपसे कहा महापलस उदय, यहां आ रहा है यहां ऊ आ रहा है, आ और ऊ से मिलके क्या बनाओगे? ओ है आधा, ओ आगे दया, क्या बन गया? महोदय। मैंने आपसे कहा शुक्र धनम उदय, यहां आप देख रहे हो क्या आ रहा है? ए, यहां ऊ है, ए और ऊ मिलके क्या बनाओगे? ओ, तो शुक्र आधा, ए और ऊ से ओ, आगे दया, मिला दो, क्या बन जाएगा? शुक्रोदय। मैंने आपसे कहा वसंत धनम ऋतु, यहां ए आ रहा है फिर री आ रहा है, ए और री मिलके किसका निर्माण करते हैं मित्रों? अर्क का। किसका निर्माण करते हैं? अर्क का। तय आधा, ए और री से अर, आगे तू, मिला दीजिए, वसंतर तू। मैंने आपसे कहा महा धनम ऋषि, आ रहा है फिर री आ रहा है, आ और री से मिला के क्या बनाओगे? अर है, अर आगे सी, मिला दीजिए, क्या बन गया? महर्षि। इसी प्रकार से राज धनम ऋषि, जय कैसा? आधा, ए और री से क्या बनाओगे भाई? हर, आगे सी, राजर्षि। मैंने आपसे कहा तब धनम लिकार है, यहां आप देख रहे हो ए है कि नहीं है, आगे ली है कि नहीं है, ए और री से क्या बनाओगे? अल, वह आधा, अल आगे भाई कार है, मिला दीजिए, वह मिला मिला त्वल कार है, मम धनम लिकार है, मैं आधा, ए और री से क्या बना भाई? अल आगे कार है, मिलान कर दो, ममलकार है। कहने का मतलब कि जहां पूर्व पद का अंतिम वर्ण ए या आ में से कोई एक वर्ण हो और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण ई उ रील री, इन चार वर्णों में से कोई एक वर्ण हो तो ए और ई मिलके ए का निर्माण करते हैं, ए और उ मिलके ओ का निर्माण करते हैं, ए और री मिलके अर का निर्माण करते हैं, ए और री मिलके अल का निर्माण करते हैं, और इसे हम कौन सी संधि कहते हैं? गुण संधि कहते हैं। कौन सी संधि कहते हैं? गुण संधि कहते हैं। आगे देखिए,
इसके बाद में एक चैप्टर आता है गुण संधि के अपवाद। गुण संधि के अपवाद समझेंगे कि गुण संधि के अपवाद क्या होते हैं। देखिए, कई परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि जहां ए और ई मिलके ए होना चाहिए, ए और ई मिलके ए होगा, वो तो कौन सी संधि हो गई? गुण संधि। और जब ये ए और ई होके ए नहीं हो, क्या हो जाए? आई हो जाए। क्या हो जाए? आई हो जाए। तो वो कौन सी संधि होगी? वृद्धि संधि हो गई है। इसको बोलेंगे गुण संधि का तो ये अपवाद है, क्योंकि यह गुण संधि प्राप्त थी, परंतु कर दी कौन सी अपने? वृद्धि संधि कर दी। तो ए और उ मिलके ओ होना चाहिए, ए और उ मिलके क्या होना चाहिए? ओ होना चाहिए। परंतु हम क्या कर देते हैं? औ कर देते हैं। ए और री मिलके आर होना चाहिए, जबकि हम कर क्या देते हैं? आर कर देते हैं। ऐसे कुछ उदाहरण हमारी संस्कृत व्याकरण में देखने को मिलते हैं, जिसे हम गुण संधि के अपवाद के नाम से जानते हैं। तो देखिए कौन कौन से हैं, कौन कौन से नहीं है, उनकी हम सरल रूप में व्याख्या करने का प्रयास करेंगे। एक वार्तिक आती है, प्र वत्सर कंबल वसन दशनारणम। प्र वत्सर कंबल वसन दशनारणम। देखिए, आपको ये वार्तिक याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि काफी बच्चे साइंस के भी हैं, एसएसटी के भी हैं, जिनके साइंस का सब्जेक्ट नहीं रहा है। उनके अगर याद नहीं हो तो आपको चिंतित करने की आवश्यकता नहीं है। आप इसका केवल हिंदी अर्थ क्या कर लें? याद कर लें। अगर आपने इसका हिंदी अर्थ याद कर लिया तो भी आपका रिट के दृष्टिकोण से कार्य हो जाएगा। ये आवश्यक नहीं कि आप इन सूत्रों को रटें, इन सूत्रों को याद करें। केवल आप इसको समझें, और हिंदी में अगर अच्छी प्रकार से आपने इसको समझ लिया तो, क्योंकि परीक्षा में जो पूछा जाएगा वो उदाहरण पूछा जाएगा, और उदाहरण पूछने के लिए आपको ये याद करने की आवश्यकता नहीं रहती है। वत्सर कंबल वसन 10 और ऋण। ध्यान देना, 6 शब्द आ रहे हैं। एक शब्द तो कौन सा है? प्र, दूसरा वत्सर, तीसरा कंबल, चौथा वसन, पांचवा 10 और फिर है ऋण। इन 6 शब्दों के बाद जब भी ऋण शब्द आ जाए, प्र वत्सर कंबल वसन 10 और ऋण, इन 6 शब्दों के बाद जब भी ऋण शब्द आ जाए तो क्या करेंगे? ए आ रहा है, यहां री आ रहा है, ए और री मिलके क्या होना चाहिए? आर होना चाहिए। जबकि वार्तिक कहती है कि ए और री से अर नहीं बनाएंगे, क्या बनाएंगे? आर बनाएंगे। आर बनाएंगे तो प्र कैसा? आधा। ए और री से बनाया हमने आर, और आगे बच गया अणम। रह आधा है, इसमें आ मिला दो और क्या बन जाएगा? प्रारणम। आपसे परीक्षा में पूछ लिया जाए कि प्रारणम में कौन सी संधि है, तो कौन सी संधि करोगे? वृद्धि संधि। आपसे यह पूछ लिया जाए कि यह किस संधि का अपवाद है, तो किस संधि का अपवाद है? ये गुण संधि का अपवाद है। मैंने आपसे कहा वत्सर धनम ऋणम, तो रह कैसा भाई? आधा। ए और री से मिलके आर, आगे अणम, मिला दीजिए वत्सराणम। क्या बन गया? वत्सराणम। मैंने आपसे कहा कंबल धनम ऋणम, लय आधा,
ए और ई से बना आर आगेणम, मिलाओगे तो क्या बन गया कमलालनम, वसन प्लस ऋणम, नया आधा ए और ई से आर आगेणम, क्या बन गया वसनालनम, 10 प्लस ऋण से आधा ए और ई से क्या बनाओगे आर आगेण, मिलाओगे दसारण, ऋण प्लस ऋणम, ए आ रहा है फिर री आ रहा है, ए और ई से क्या बनाओगे आर, तो ऋण कैसा भाई आधा, ए और ई से मिलाया आर, आगे क्या है ऋणम, मिला दीजिए ऋणालनम। समझ में आई कि नहीं आई बात कि प्र वत्सर कंबल वसन दस और ऋण, इन शब्दों के बाद जब भी ऋण शब्द आ जाए, प्र वत्सर कंबल वसन दस और ऋण, इन शब्दों के बाद जब भी ऋण शब्द आ जाए तो गुण संधि का निषेध करके कौन सी संधि कर दी जाती है वृद्धि संधि कर दी जाती है। इसके बाद में एक चीज आप यहां नोट लगा के लिख सकते हैं कि जब भी इन 6 शब्दों को छोड़ करके, इन 6 शब्दों को छोड़ करके अगर अन्य किसी शब्द में ऐसी स्थिति आती है कि पूर्व पद में तो ए या आ हो और उसके बाद में ऋण हो, तो वहां आपको वर्धी संधि नहीं करनी होती है। वहां कौन सी संधि करोगे, वहां गुण संधि ही होगी। जैसे महा धनम ऋणम, आप देख रहे हो आ रहा है फिर री आ रहा है, तो है कैसा आधा, आ और री से अर आगे ऋणम, है में मिलाओ और क्या बन गया महरणम। कौन सी संधि करोगे गुण संधि, कौन संधि गुण संधि। क्योंकि हमने गुण संधि, क्योंकि इन 6 शब्दों के बाहर से ये महाशब्द था, इसलिए नियमानुसार इसमें कौन सी संधि हो गई गुण संधि हो गई। तो यानी कहने का मतलब आपको ये निश्चित 6 उदाहरण ध्यान में रखने हैं कि प्र वत्सर कंबल वसन दस और ऋण, इन 6 शब्दों के बाद जब भी ऋण शब्द आ जाए तो गुण संधि का निषेध करके वृद्धि संधि कर दी जाएगी। इसके बाद में दूसरा सूत्र देखते हैं। एक सूत्र आता है उपसर्गा धृति धातु। देखो क्या कहता है कि पूर्व पद में कोई भी, पूर्व पद में कोई भी अकारांत उपसर्ग हो, पूर्व पद में कोई भी अकारांत उपसर्ग हो और उसके बाद री से प्रारंभ होने वाली, कि पूर्व पद में कोई भी अकारांत उपसर्ग हो और उसके बाद री से प्रारंभ होने वाली कोई भी धातु आ जाए, कि पूर्व पद में कोई भी अकारांत उपसर्ग हो और उसके बाद री से प्रारंभ होने वाली कोई भी धातु आ जाए, तो आपको पता है अकारांत उपसर्ग कौन से होते हैं, जिसके अंत में ए हो वो क्या होता है अकारांत होता है। प्र
उप और अव, प्र उप और अव। उसके बाद री से प्रारंभ होने वाली धातु, जैसे आ गया रिच्छति। आप देख रहे हो री से प्रारंभ हो रही कि नहीं हो रही है धातु? हो रही है। दोनों कंडीशन अपनी पूरी हो रही हैं। पूर्व पद में तो कोई अकारांत उपसर्ग आ रहा है और उसके बाद कोई धातु री से प्रारंभ हो रही है, तो रे कैसा आधा, और री से आर आगे छति मिलाओगे प्रार्थति। गुण संधि का क्या हो गया? निषेध हो गया। कौन सी संधि हो गई? वर्दी संधि हो गई। जबकि आपको पता या ए आ रहा था या री आ रहा था, ए और री मिलके नियमानुसार क्या होना चाहिए था? गुण संधि होनी चाहिए थी। प्रत्युपसर्गादृति धातु ने उसका निषेध किया और कौन सी संधि हो गई? वृद्धि संधि हो गई। मैंने आपसे कहा उपधनम रिच्छति, प आधा, ए और री से आर आगे छति मिला दीजिए, उपार छति। अवधनम रिधनोति, अकारांत उपसर्ग आ रहा है, उसके बाद में धातु आ रही है, वह कैसा? आधा, ए और री से आर आगे धनोती मिला दीजिए, अवार धनोती। कहने का मतलब कि प्र, उप और अव, इन तीन उपसर्गों के बाद जब भी री से प्रारंभ होने वाली कोई धातु आ जाए तो गुण संधि का निषेध करके कौन सी संधि कर दी जाएगी? वर्धी संधि कर दी जाती है। तीसरा सूत्र, प्रादुहो दोढ्य सहिष्येषु, प्रादुहो दोढ्य सहिष्येषु की प्र उपसर्ग के बाद, किसके बाद? प्र उपसर्ग के बाद ऊ है, ऊढ़ है, ऊढ़ी, एस है और एस्य शब्द आ जाए। प्र उपसर्ग के बाद ऊढ़, ऊढ़ी, एस है और एस्य शब्द आ जाए तो क्या कर देंगे? आप देख रहे हो कि ए आ रहा है या ऊ आ रहा है। आपको पता है कि ए प्लस ऊ से मिलके क्या होता है? ओ होता है। ए और ऊ से मिलके क्या होता है? ओ होता है। परंतु ये कहता है कि प्र के बाद जब भी ऊ है, उढ़ है, ऊढ़ी, ये तीनों शब्द आते हैं तो क्या कर दोगे? औ कर दोगे। ये दोनों देखो अपवाद है पर रूप के, ये अपन चर्चा करेंगे पर रूप के अंतर्गत। ये दोनों अपवाद किसके हैं? पर रूप संधि के हैं। इसकी चर्चा अपन करेंगे, वो पर रूप में करेंगे। किस में करेंगे? पर रूप में करेंगे। मेरा कहने का मतलब आप समझ लीजिए कि प्र के बाद जब भी ऊ है, ऊढ़ है, ऊढ़ी शब्द आ जाए तो गुण संधि का निषेध करके वर्दी संधि कर देंगे। अब देखिए जो ऊ है शब्द है ना, ये प्र के साथ तो आता है, परंतु ये कहता है कि ए या आ के बाद, ए या आ के बाद चाहे कोई भी वर्ण हो, ए या आ के बाद चाहे कोई भी वर्ण हो, सॉरी, ए या आ के बाद अगर वह शब्द आ जाएगा
तो भी गुण संधि का निषेध करके वृद्धि संधि हो जाएगी। जैसे देखना, मैंने आपसे कहा विश्वधनमु है, ए आ रहा है फिर ऊ आ रहा है, ए और ऊ से मिला के क्या करोगे, ओ होना चाहिए नियमानुसार, परंतु नहीं होगा। कौन सी संधि होगी, वृद्धि संधि होगी, औ करोगे, विश्व है। मैंने आपसे कहा पृष्ठ धनम उ है, ए आ रहा है फिर उ आ रहा है, ए और उ से मिला के क्या करोगे, औ करोगे, और क्या बन जाएगा, पृष्ठो है। परंतु ऊढ़ और ऊढ़ी ये दोनों शब्द केवल प्रउपसर्ग के बाद आएंगे तो ही गुण संधि का निषेध करके कौन सी संधि होगी, वृद्धि संधि होगी। जैसे देखिए, मैंने आपसे कहा प्रधनम ऊढ़, अकारांत उपसर्ग प्र भी आ रहा है और ऊढ़ भी आ रहा है, दोनों कंडीशन पूरी हो रही है, तो क्या करना है, मिलाओगे तो प्र आधा औ और आगे ढ, मिला दीजिए, क्या बन गया, प्रोढ़ बन गया। मैंने आपसे कहा प्र धनम ऊढ़ी, क्या करना है, आधा औ और आगे भाई ढी, मिला दो, क्या बन गया, प्रोढ़ी। ये दोनों अपवाद हैं पर रूप के, इनकी चर्चा अपन करेंगे पर रूप संधि के अंतर्गत। अब देखिए यहां से आगे बढ़ते हैं, नोट लगा के एक बात लिख लें, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। बात यह है कि प्र उपसर्ग के बाद अगर इनमें किसी प्रकार का कोई विकार आ जाता है, यानी कोई प्रत्यय जोड़ दिया जाए, तो वहां पर फिर गुण संधि ही होगी। ध्यान देना, इन शब्दों के साथ, इन शब्दों के साथ अगर कोई प्रत्यय जोड़ दिया जाए, इन शब्दों के साथ अगर कोई प्रत्यय जोड़ दिया जाए तो गुण संधि ही होगी। अगर सीधे शब्दों में समझें तो अगर इन शब्दों में किसी प्रकार का अगर कोई विकार आ जाए तो विकार आते ही आपको कौन सी संधि करनी है, वृद्धि संधि करनी है। कौन संधि करनी है, वृद्धि संधि करनी है। जैसे देखिए, मैंने आपसे कहा प्रधनम, प्रधनम ऊढ़वान, यहां आप देख रहे हो ए आ रहा ना, यहां ऊढ़वान शब्द आ गया, तो कौन सी संधि करोगे, गुण संधि ही करोगे, प्रोढ़वान। कौन सी संधि करोगे, गुण संधि ही करोगे। मैंने आपसे कहा प्रधनम ऊढ़वती, क्या कर दो, प्रोढ़वती, यानी गुण संधि ही हुई। क्यों हुई गुण संधि, क्योंकि देख रहे हो आप इनके साथ प्रत्यय जुड़ गया, और प्रत्यय जुड़ गया तो इसलिए क्या हो गया, ये गुण संधि ही रहेगी। तो आप ध्यान में रखेंगे कि अगर इन शब्दों के साथ कोई प्रत्यय जोड़ दिया जाए तो कौन सी संधि हो जाती है, गुण संधि ही हो जाती है। इसके बाद देखिए नंबर 4, रितेच तृतीया समास से, रितेच तृतीया समास से कि ए या आ के बाद जब भी रितय शब्द आ जाए, ए या आ के बाद जब भी रितय शब्द आ जाए और दोनों शब्दों से मिलकर बना हुआ शब्द अपना अर्थ तृतीया
तत्पुरुष समास में प्रदान करे कि ए या आ के बाद जब भी रितः शब्द आ जाए और दोनों पदों से मिलकर बना हुआ शब्द अपना अर्थ तृतीया तत्पुरुष समास में प्रदान करे तो गुण संधि का निषेध कर देंगे और वृद्धि संधि कर देंगे। अब आप कहोगे कि हमने तो समास अभी पढ़े ही नहीं। ये चीज आप वहां समास अगर पढ़ोगे तब ये चीज आपकी और अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगी। इसके मैं कुछ उदाहरण आपके सामने रखता हूं। जैसे मैंने आपसे कहा सुख धनामृत, आप देख रहे हो यहां ए आ रहा है, यहां री आ रहा है, ए और री मिल क्या होना चाहिए, परंतु इसका समास विग्रह देखते हैं क्या होता है। ये आप समास में समझोगे अच्छी तरह से। सुखेन अरित, यानी तृतीया तत्पुरुष समास में बन रहा है तो हम क्या करेंगे, वर्दी संधि कर देंगे। तो सुख ए और ई से आर आगे तय मिलाओगे तो क्या बन जाएगा, सुखार्थ। वृद्धि संधि हुई, क्यों हुई, क्योंकि तृतीया तत्पुरुष समास था। क्या था, तृतीया तत्पुरुष समास था। मैंने आपसे कहा दुख धनामृत, यहां ए आ रहा है या री आ रहा है, समास विग्रह देखते हैं क्या है, दुखेन रित, दुखेन रित हो गया। तो ख कैसा भाई, आधा, ए और री से आर आगे तय मिला दीजिए, दुखार्थ। इसी तरह से पिपासा धनामृत, इसका समास विग्रह भी क्या होगा, पिपासया अरित। तो से आधा और री से अर सॉरी आर आगे तय मिलाओगे पिपासार्थ। त्रिसा धनामृत, समास विग्रह होता है इसका त्रिशया रित, से आधा और री से आर आगे तक मिला दो त्रिसार्थ। मैंने आपसे कहा उक्षुधा धनामृत, क्या बन जाएगा भाई, उक्षुधार्थ। क्यों बन जाएगा, क्योंकि इसका समास विग्रह क्या होता है, उक्षुधया अरित। तो ये इसके प्रमुख मुख्य उदाहरण हैं। इनको आप क्या रखें, ध्यान में रखें। समास जब आप पढ़ोगे तब ये चीजें आपके अच्छी प्रकार से क्लियर हो जाएंगी कि इसमें किस प्रकार से कर्ण तत्पुरुष समास है या तृतीया तत्पुरुष समास है। एक चीज आप नोट लगा के ध्यान में रखना, संधि युक्त शब्द में अगर कोई अन्य समास बन रहा हो, संधि युक्त पद में अगर कोई अन्य समास बन रहा हो तो वहां गुण संधि ही होगी, गुण संधि ही होगी। जैसे परम धनामृत कर्मधारय समास होता है, इसका समास विग्रह होता है परम च असौरित, परम धनम रित, और इसका समास विग्रह क्या होता है, परम च असौ रित
कर्मधारय समास होने के कारण, कौन सा समास हो गया? कर्मधारय। कर्मधारय समास होने के कारण यहां हम कौन सी संधि करेंगे? गुण संधि करेंगे। मैं आधा और री से अर, आगे तय मिला दीजिए, परमर्थ। समझ आई कि नहीं आई बात? अगर यहां तृतीया तत्पुरुष समास होता तो यहां हम परमार्थ बनाते, परंतु यहां कौन सा समास है? कर्मधारय समास है, इसलिए यहां क्या बना? परमर्थ बना। तो यह आप उदाहरण को अच्छी प्रकार से ध्यान में रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है और यहां से प्रश्न भी पूछ लिया जाता है। ये उदाहरण तो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, सुखार्थ। अब देखिए आगे, एक छोटी सी वार्तिक आती है। अक्षादुहिन्याम उपसंख्यानाम। देखिए क्या कहती है कि अक्ष शब्द के बाद जब भी उहिनी शब्द आ जाए, अक्ष शब्द के बाद जब भी उहिनी शब्द आ जाए तो गुण संधि का निषेध करके, अक्ष शब्द के बाद जब भी उहिनी शब्द आ जाए तो गुण संधि का निषेध करके वर्धी संधि का प्रयोग कर देते हैं। तो वर्धी संधि का प्रयोग कर देते हैं। अक्ष शब्द के बाद जब भी उहिनी शब्द आ जाए तो गुण संधि का निषेध करके वर्धी संधि का प्रयोग कर देते हैं। यानी ए और उ दोनों से वो बनना चाहिए था, बनाएंगे क्या? औ। क्या बनाएंगे? औ। आधा औ, आगे हिनी। एक चीज याद रखना, एक सूत्र आता है रसाभ्याम नोण समान पदे, उसका इंद्र बता देता हूं आपको। रे री स, कौन सा स? मूर्धन्य स। इसके बाद जब भी नए आ जाए, इसके बाद जब भी क्या आ जाए? नए आ जाए, तो उसे किस में बदल देंगे? अणय में। रे री स के बाद जब भी नए आ जाए तो नए को किस में बदल दिया जाता है? अणय में बदल दिया जाता है। दूसरा, इनके बीच में रे री और स के बाद अगर क वर्ग का वर्ण हो, प वर्ग का वर्ण हो, कोई भी स्वर हो, यह वह र है, ये वर्ण हो और उसके बाद न हो। कहने का मतलब ये अट प्रत्यार है भाई। कौन सा प्रत्यार है? अट प्रत्यार है कि रे री स के बाद क वर्ग का वर्ण हो, प वर्ग का वर्ण हो या अट प्रत्यार का कोई भी एक वर्ण हो तो न किस में बदल जाएगा? अणय में। किस में बदल जाएगा? अणय में। यहां आप देख रहे हो, इसको अगर मैं अलग अलग खोल लूंगा तो ये क्या बनेगा? औ है, ई और नी। मूर्धन्य से आ गया कि नहीं आ गया? आ गया। उसके बाद में स्वर वर्ण है, कोई दिक्कत नहीं है आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, फिर ई आ रहा है, कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। तो न किस में बदल जाएगा? अणय में। किस में बदल जाएगा? अणय में। और उदाहरण क्या बन जाएगा मिलाओगे तो? अक्षौहिणी। एक ही उदाहरण है, अक्षौहिणी। कहने का मतलब कि रे री स के बाद जब भी न आए तो न को किस में बदल दिया जाता है? अणय में बदल दिया जाता है। रे री स के बाद बीच और न के बीच में अगर क वर्ग, प वर्ग और अट प्रत्यार का कोई भी एक वर्ण हो तो भी न को किस में बदल देना चाहिए? अणय में बदल देना चाहिए। अपन ने माय से सूत्र पढ़ा था कि है वर्ण का दो बार प्रयोग क्यों किया गया?
अट और सल प्रत्याहार में शामिल करने के लिए। और अगर देखिए अट प्रत्याहार में है नहीं होता तो यहां है आ रहा है, ये निर्णय में बदलता क्या? नहीं बदलता। इसलिए अट प्रत्याहार में किसकी आवश्यकता होती है? है की आवश्यकता होती है, जिससे नए को नए में बदला जा सके। समझ में आई कि नहीं आई? ये दोनों चीजें अपन शब्द रूप में और की विस्तार से पढ़ेंगे। सूत्र अपवाद में, गुण संधि के अपवाद में स्वादि रेरिणो, स्वादि रेरिणो, ये क्या कहता है कि स्व के बाद जब भी इर, इरी और ईरणी शब्द आ जाए, स्व के बाद जब भी इर, इरी और ईरणी शब्द आ जाए तो गुण संधि का निषेध करके वर्दी संधि का प्रयोग कर दिया जाता है। जैसे देखो वह आधा क्या मने ए और ई मिलके क्या होना चाहिए था? ए, परंतु करेंगे क्या? आई और आगे र। स्वधनम इरे से मिला दो, आई मिलाओगे तो क्या बन गया? स्वैर। क्या बन गया? स्वैर। मैंने आपसे कहा स्वधनम इरी क्या बन जाएगा? मिला दो स्वैरी और स्वधनम ईरणी, वह आधा ए और ई से आई, आगे ऋणी और मिलाओगे तो क्या बन गया? स्वैरिणी। कहने का मतलब कि स्व के बाद जब भी इरह, ईरी और ईरणी शब्द आ जाए तो गुण संधि का निषेध करके वर्दी संधि का प्रयोग कर दिया जाता है। स्वैरह, स्वैरी और क्या बन जाता है? स्वैरिणी बन जाता है। इसी के साथ आपके गुण संधि के अपवाद है वो पूर्ण हुए। आगामी कक्षा में हम चर्चा करेंगे वर्दी संधि की। धन्यवाद।